देर रात जब रेहान घर आया तो देखा अभी भी नैना जग रही है। तो रेहान ने अपने वॉच में टाइम देखा तो करीब 10 बज रहा था। नैना अभी भी कुछ तो काम कर रही थी, जो देख रेहान कुछ बोलना चाहा पर बोला नहीं, बल्कि सीधे ऊपर कमरे में चला गया। नैना ने तुरंत रेहान के लिए प्लेट लगाई। तब तक रेहान फ्रेश होकर नीचे आया। तब तक नैना ने उसके लिए प्लेट लगा दी थी। रेहान ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि नैना उसके लिए ये सब कर रही है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए यह सब किया नहीं था। रेहान खाना खाने बैठ गया। तब तक नैना किचन में कुछ काम कर रही थी। रेहान चाहता था कि वह उसके सामने आकर बैठे, पर बेचारी नैना को तो फुर्सत ही नहीं। थोड़ी देर के बाद रेहान का खाना खाना हो गया और वह डाइनिंग टेबल से उठा था। वह किचन की तरफ ही बढ़ रहा था कि नैना अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसे बाहर निकली। नैना बाहर आते ही रेहान को अचानक से देखकर डर के मारे वहीं रुक गई, पर उसके नज़रों के सामने रेहान था, जो देख तुरंत बोल पड़ी, क्या आपको कुछ चाहिए? रेहान बोला, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? तुम आज नौकरानी क्यों बनी हो? इतना बोल रेहान उससे नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखा तो नैना का यह लुक उसे काफ़ी भा गया, क्योंकि वह आज बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी थी और उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोस के और उसके हाथ में किचन का टॉवेल था। नैना तुरंत बोली, वह कल पापा जी को ना इडली सांभर खाना है, इसलिए आज रात को ही उड़द दाल भिगो के रख रही हूँ, ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। रेहान कुछ बोला नहीं, पर उसे अच्छा लग रहा था कि नैना दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। रेहान पीछे मुड़ा और बोला, क्या तुम खाना खाई? हम, नैना बोली। नैना का हाथ सुनकर रेहान आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे नैना भी कमरे में आई और वह अपना नाइट गाउन लेकर वॉशरूम में चली गई। वहीं रेहान बेड पर बैठे सोचने लगा कि अभय कह रहा था कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, क्या सच में वह नैना को कहीं बाहर लेकर जाए, क्योंकि रोज वह घर के कामों में लगी रहती है। रेहान ने सोचा जब नैना का बर्थडे रहेगा तो वह उसे बाहर कहीं लेकर जाएगा। वह तुरंत अपना मोबाइल हाथ में ले नैना का बर्थडे चेक करने लगा। तो अभी उसके बर्थडे में काफ़ी समय था। उसके पहले तो रेहान का बर्थडे आता है, बाद में नैना का। ये देख तो रेहान सोच में ही पड़ गया कि उसके बर्थडे आने में काफ़ी समय लगेगा, तो क्या करे। रेहान मन में सोच ही रहा था, तब तक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और नैना बाहर निकली और बेड के दूसरी साइड जाकर लेट गई। लाइट ऑन ही था। रेहान पहले ही बेड पर लेट गया और करवट बदल के नैना को देख रहा था। नैना की नज़र जैसे रेहान से टकराई की तो नैना तुरंत बोल पड़ी, आज आपको आने में लेट क्यों हुआ? रेहान को उम्मीद नहीं था कि उसके लेट आने से नैना सवाल भी पूछेगी, पर जो भी हो, अगर उसने सवाल पूछा है तो रेहान को जवाब देना ही है, और वह बड़ी शिद्दत से जवाब दिया। अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था। इतना बोल रेहान मुस्कुराया तो नैना मुस्कुरा दी और नैना जवाब देते हुए बोली, मेहनत तो हर कोई अपने परिवार वालों के लिए करता है। रेहान आगे बोला, हाँ तो इन्हीं में से एक मैं भी हूँ, जो अपने डैड और वाइफ के लिए काम करता हूँ। वाइफ वर्ड जैसे नैना के कान से होते हुए उसके दिल को छुआ तो उसके शरीर में गुदगुदी महसूस होने लगा। अब उसके पास कोई शब्द नहीं था कि रेहान से कुछ और कहे। सही तो कह रहा था रेहान, इन्हीं लोगों के लिए तो दिन रात मेहनत करता है। नैना को खामोश देख रेहान अपने ऑफिस के बारे में बातें करने लगा, जो सुनकर नैना भी जवाब दे रही थी। यूं ही थोड़ी देर दोनों बातें करते रहे। नैना बातें करते करते उसे नींद आने लगा और वह पलकें झपकाने लगी। रेहान बातें कर रहा तो नैना उसकी बातें सुने जा रही थी और हम करके जवाब दे रही थी। 2 मिनट में ही उसे नींद आ
गया। रेहान को लगा कि नैना उसकी बातें सुन रही थी, पर जब रेहान को महसूस हुआ कि नैना कुछ बोल नहीं रही तो वह उसके करीब झुका और अपनी उंगली से माथे नैना के पास लगाया तो देखा नैना एकदम गहरी नींद में सो गई है। रेहान को तुरंत समझ गया कि यह लड़की थकने की वजह से जल्दी सोई है। रेहान बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था और उसे यूं ही देखते देखते मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर जो 2-3 बालों के लट आए थे वह फूंक मार के साइड किया। इस तरह से फूंक मारने से नैना को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह अभी अभी गहरी नींद में सोई थी। रेहान ध्यान से उसके चेहरे को ही देख रहा था कि धीरे धीरे उसकी नज़र उसके गर्दन से होते हुए नीचे गया। वह कभी भी उसे इस नज़र से देखा तो नहीं था, पर आज वह उसके शरीर को बड़े गौर से देख रहा था। आज उसे शर्म भी नहीं आ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा जैसे सच में वह अपनी बीवी को ही देख रहा है, जिस वजह से उसे शर्म आ जाएगा। उसके पास ही रेहान भी लेट गया और वह उसे देखते देखते न जाने कब नींद आ गई। सुबह का वक्त रेहान का घर। नैना अपने टाइम पर उठकर नीचे आकर किचन में काम करने लगी। उसे आज नाश्ते में इडली सांभर बनाए। थोड़ी देर के बाद ही अभय भी आज ब्रेकफास्ट करने आया, क्योंकि उसे नारायण जी ने बुलाया था। अभय तो सीधे नारायण जी से मिला और इस वक्त लिविंग एरिया में नारायण जी को छोड़कर कोई नहीं था। नैना तो किचन में थी और रेहान तो अपने कमरे में। अभय नारायण जी से कहा, अंकल रात को मैंने रेहान को कहा कि कहीं घूमने चले और साथ में भाभी को भी लेकर, पर वह सीधे सीधे मना कर दिया कि वह बहुत बिजी है। नारायण जी बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, अपने आगे कहाँ किसी का सुनता है। अगर मैंने उसे जीत करके कहूँगा कि नैना को कहीं बाहर लेकर जाए तो वह सारा गुस्सा नैना पर ही निकालेगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम कहोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, मैं कहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। अभय बोला, कोई बात नहीं अंकल, इस महीने में उसका बर्थडे आ रहा है तो वह तो कुछ करेगा नहीं। इससे अच्छा भाभी को ही कहना होगा, वह तो कुछ इंतजाम करेंगी। वे दोनों बैठकर यूं ही बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर में नैना किचन रूम से बाहर निकली और वह डाइनिंग टेबल पर इडली सांभर का प्लेट सजाने लगी। नैना को देख अभय उठा और उसे गुड मॉर्निंग विश किया और उसके पास आते बोला, नैना भाभी आपको तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो आप भी सुनकर सरप्राइज हो जाओगी। अभय का इतना कहना कि नैना अपनी आंखें छोटी करते हुए देख बोली, ऐसी क्या बात है जो मैं इतनी सरप्राइज हो जाऊंगी? फिर तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। अभय बोला, यही कि आपके हस्बैंड का इस मंथ में बर्थडे है। मुझे तो लगा आपको पता होगा, आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवाई होंगी। रेहान का बर्थडे ये सुन तो नैना चौंक के अभय को देखने लगी, जो उसके हाथ में इस वक्त बाउल था। वह तुरंत टेबल पर रख जल्दबाजी में अपने नज़रें चारों तरफ घुमाई, पर रेहान तो नहीं आया था। जब उसे रेहान नहीं दिखा तो वह ठीक तरह से अभय से बोली, क्या कहा आपने? रेहान सर का बर्थडे है और वह भी इसी मंथ में? बहुत जल्दी बताया आपने। आपने ठीक नहीं किया इतना लेट बताकर। पहले क्यों नहीं मुझे बताया आपने? अब जल्दी से डेट बताइए। नैना तो हाइपर होकर अभय से सवाल किए जा रही थी, जो देख अभय मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपका हस्बैंड है, आप पता लगाओ उसका बर्थडे कब आता है कब नहीं, और आप उसके बर्थडे का प्लानिंग करिए। मैं अब थोड़ी इन सब में पढ़ सकता हूँ। अब तो मुझे भी ज़्यादा आपका उस पर हक है। अभय का इतना कहना कि नैना तुरंत शर्म के अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं तब तक रेहान सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था, जो देख नैना ने उसे शांत रहने के लिए उंगली का इशारा की। जो देख अभय भी समझ गया कि नैना ने उसे चुप रहने के लिए कह रही है, तो दोनों
चुप होकर चेयर पर बैठ गया। रेहान अभी आकर उनके साथ बैठा और आज ब्रेकफास्ट में इडली सांभर बना था। यह बात तो रेहान को रात में ही नैना ने बता दी थी। सभी लोग एक साथ मिलकर आज सुबह का ब्रेकफास्ट नैना के हाथों से इडली सांभर खाए जो उसने ज़बरदस्त बनाई थी। दूसरी तरफ अग्रवाल फैमिली, केशव जी आज पीहू को अपने साथ उसे कॉलेज लेकर गए। बिना कॉलेज में इन्फॉर्म किए इन 2.5 महीनों में उसके कॉलेज का गैप हो चुका था और आज जब कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल से बात करने गए तो प्रिंसिपल और टीचर को कल ही युग ने उनसे बात कर लिया था और उन्हें अपने तरीके से प्रॉब्लम बता दिया था और वे लोग भी समझ गए, जिसकी वजह से पीहू को वापस कॉलेज अटेंड करने के लिए कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि उसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत करना होगा, तभी जाकर वह फाइनल ईयर क्लियर कर पाएगी। पीहू के साथ सीमा जी भी कॉलेज गई थी और जब पीहू की फ्रेंड उससे मिली तो वह सब कुछ पूछने लगी कि वह इतने दिन कहाँ थी। तो सीमा जी ने तुरंत उसे बता दिया कि वह सब गांव गए थे और कल ही आए हैं। सीमा जी ने पीहू के फ्रेंड के नाम भी बताए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों मिलकर अच्छे से पढ़ाई करो और उसकी फ्रेंड को भी समझा दिया कि थोड़ी पीहू की हेल्प करें ताकि उसे एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना आए। उसकी फ्रेंड ने भी हाँ कह दिया। पीहू अपनी फ्रेंड के साथ क्लासरूम में चली गई तो वहीं सीमा जी और केशव जी कॉलेज से बाहर निकलते हुए दोनों घर आ गए। मयंक भी मुंबई आ गया था और कल उसने पूरा दिन युग को भी कॉल नहीं किया और ना ही पीहू के घर जाकर किसी को कुछ कहा। पर आज उसे रहा नहीं गया तो उसने युग को कॉल लगाया क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे केशव जी के परिवार को और तकलीफ होए, बल्कि वह तो उनके कॉलोनी में भी जाने के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। मयंक ने जब युग को कॉल लगाया तो युग ने तुरंत उसका कॉल रिसीव किया और युग ने उसे साफ साफ शब्दों में कहा कि आज से पीहू कॉलेज जाना स्टार्ट किया और तुम कुछ दिन शांति से रहो, फिलहाल उन्हें ठीक तरह से सेटल हो जाने दो, फिर इस बात पर मिलकर हम बातें करेंगे और उसी वक्त सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। मयंक युग के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था क्योंकि युग के वजह से ही पीहू से मिलने गुवाहाटी जा पहुंचा क्योंकि उसने सही एड्रेस बताया था और आज उसी के वजह से अग्रवाल फैमिली वापस मुंबई आई और आगे जो कुछ होगा वह भी सही होगा। इतना तो भरोसा मयंक को खुद के ऊपर था कि युग सब कुछ ठीक कर देगा। युग की बातें तो मयंक भी मना कर गया। अब उसे उम्मीद हो गया था कि युग जो भी करेगा सब सही करेगा और आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोच वह खुद को शांत किया और अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। रात का वक्त बजाज मेंशन, मीरा जी और रोमा दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। अभी तक कोई भी डाइनिंग टेबल पर बैठा नहीं था। वहीं दादी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठी हुई थी और उनके सामने बड़ी सी टीवी चालू था जो कि दादी का अकेले इस वक्त टीवी शो देख रही थी। उनका हमेशा से आदत था इस वक्त टीवी शो देखने का। उन्हें कोई इस वक्त डिस्टर्ब भी नहीं करता और ना ही कोई चैनल चेंज करता है। वैसे तो हर किसी के कमरे में टीवी है, अगर गलती से भी दादी के साथ कोई बैठा हो और उसने टीवी का चैनल चेंज करने के लिए नहीं कह सकता। मीरा जी ने रोमा को कहा कि वह जाकर काव्या, मन्नत और मोनिका को सभी को नीचे बुलाकर लाए। उनका ऑर्डर पाते रोमा तुरंत ऊपर गई और उसने सभी के कमरे में जाकर डिनर करने के लिए इन्फॉर्म कर दी। राहुल भी कुछ ही देर पहले ही आ गया था। शेरा ने तो मीरा जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा आने के लिए, तो सभी लोग डिनर कर ले। सबसे पहले नीचे मोनिका आई, दूसरी काव्या, उसके पीछे मन्नत आ रही थी। तब तक दादी ने टीवी बंद कर दिया था और वह डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी। मन्नत सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए नीचे आ रही थी कि तभी दादी की नज़र मन्नत पर ही गया और
जो वह उसकी हरकत देख बौखलाई तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। दादी बहुत तेज आवाज में मन्नत को फटकार लगाती हुई बोली, बेअक्कल लड़की, तेरे पास जरा भी दिमाग नहीं है। एक तो तू माँ बनने वाली है, ऊपर से तुझे उठना बैठना चलना अभी तक नहीं आता। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लिया कर। यूं ही बच्चों की तरह उछल कूद करते कैसे आ रही है तू? दादी इस वक्त बहुत गुस्से में मन्नत को चिल्ला रही थी, क्योंकि मन्नत ऊपर से सीढ़ियाँ तेजी से उतरते हुए नीचे आई और दादी की नज़र मन्नत पर ही था, जो कि उन्होंने देख लिया था। मीरा जी दादी को चुप करा रही थी, पर दादी कहाँ सुनने वाली। वह तो पूरी तरह लाल पीली हो गई थी और सभी लोग शांत थे। तब तक राहुल भी नीचे आ गया। वह भी दादी को समझाने लगा कि इस तरह ना चिल्लाए। पर कोई था जो बहुत खुश हो रहा था। वह थी मोनिका। उसे इस वक्त दोनों ही बुरे लगे। दादी की आवाज़ से उसे इरिटेशन हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि वह मन्नत को चिल्ला रही है। और दूसरी बात, मन्नत तेजी से आई तो मोनिका मन ही मन सोचने लगी, अच्छा होता अगर ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती और इसका बच्चा ख़त्म हो जाता। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि 2 मिनट बाद ही युग का कार मेंशन के अंदर आ गया। मन्नत तो भूत बने दादी की बातें सुन रही थी। वहीं मीरा जी दादी का हाथ पकड़ उन्हें चेयर पर बिठा दी और उन्हें शांत होने के लिए कह रही थी। दादी बैठने को तो बैठ गई थी, पर वह अभी भी मन्नत पर बड़बड़ाए जा रही थी। दादी चेयर पर बैठ गई थी और वह मन्नत पर बड़बड़ किए जा रही थी। और वहीं मन्नत को बहुत शर्मिंदगी आया, क्योंकि सभी के सामने दादी ने उसे फटकार जो लगाया था। मीरा जी ने मन्नत को बैठने के लिए कहा। उतने में युग मेंशन के अंदर आया और आते ही उसकी नज़र तो मन्नत पर गया, जो भूत बने खड़ी थी। युग जो स्पीड में चलते हुए अंदर आ रहा था, वह शांत माहौल देखकर उसका चलना स्लो हो गया और एक नज़र सभी की तरफ उसने डाला। तब तक मीरा जी युग को देखकर बोली, बेटा तुम आ गए, जाओ जल्दी कपड़े बदल कर आ जाओ। मीरा जी ने जैसे ही युग का नाम लिया, मन्नत नज़र उठाकर युग के तरफ देखी, जो उसे ही देख रहा था। युग उसकी खामोशी से ही समझ गया कि जरूर उसे डांट पड़ा है, क्योंकि दादी के बाद बड़बड़ाने की आवाज़ युग ने भी सुन लिया। युग सभी को इग्नोर किया और सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। आते ही वो सबसे पहले फ्रेश हुआ। उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, क्योंकि उसे देखकर नीचे बाकी लोग उसके खाने पर इंतज़ार करेंगे। इसलिए युग जल्दी से फ्रेश हुआ और अपना नाइट वेयर पहनकर नीचे आ गया। युग नीचे आया तो देखा, सच में दादी को छोड़कर सभी अभी तक किसी ने खाना खाना स्टार्ट नहीं किया। दादी ही अकेली खा रही थी। युग जानबूझकर दादी के पास वाले चेयर पर बैठा और उसे बैठते ही मीरा जी ने खाना सर्व की। सब लोगों ने खाना स्टार्ट किया। मन्नत का मूड ऑफ हुआ था, पर वह खाना खाने से तो ना नहीं कह सकती, वरना दादी और उसे सुनाने लग जाएंगी। अब दादी भलाई युग को देखकर क्यों ना बोले। उन्होंने मन्नत की गलतियां युग को बताना चालू कर दी कि उसे अभी तक ठीक तरह से चलना नहीं आता है। बच्चों की तरह सीढ़ियां उतरती हुई आ रही थी। अगर इसके इसी तरह से चलने फिरने से बच्चे को कुछ नुकसान हुआ तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। हाँ, देख लेना। ये सुन युग जो एक बाइट हाथ में उठाया था, वह वापस प्लेट में रख दादी के लेफ्ट हाथ पकड़ बड़े प्यार से बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे भी बच्चे का उतना ही ख्याल है जितना कि आपको। अब आप चुपचाप खाना खा लो, मैं मन्नत को समझा दूंगा। मन्नत इस वक्त मीरा जी के पास बैठी थी, क्योंकि उसे दादी के नज़रों के सामने नहीं दिखना था।
पर जब युग ने दादी से बात किया, उन्हें शांत रहने के लिए कहा, तब जाके दादी चुप हुई। मीरा जी दादी के सामने ज़्यादा बोला नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि दादी एक बार चालू हो गई तो शांत नहीं होती। उन्हें कितना भी चुप करा लो, जब तक उनका मन नहीं भरेगा तब तक वह बड़बड़ाती ही रहती हैं। पर युग के समझाने से वह समझती हैं और वह 2 शब्द कहा कि दादी शांत होकर खाना खाने लगी। उसके बाद सभी लोग खाना चालू कर दिए। युग एक बाइट मुंह में रखा कि नज़र उठाकर मन्नत की तरफ देखा, जो चम्मच लेकर सूप में हिला रही थी। युग भी समझ गया कि उसका मूड ऑफ है और उसे खाना खाया नहीं जा रहा। सब लोग खाने में बिजी थे, पर युग की नज़र मन्नत पर ही था और मन्नत अपनी नज़रें झुकाए खा रही थी। पर कुछ देर बाद वह जैसे नज़र उठाकर युग की तरफ देखी तो युग उसे ही देख रहा था। युग ने उसे आंखों से इशारा किया खाना खाने के लिए। तब जाकर मन्नत को थोड़ा राहत मिला और वह ठीक तरह से खाने लगी। उसे भी यही लगा था कि दादी के बोलने के वजह से युग भी उस पर ही गुस्सा करेगा, पर युग के रिएक्शन से ही पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है। लगभग 40 से 45 मिनट बाद सभी ने खाना खा लिया। दादी एक नज़र सभी के तरफ घुमाई तो उन्हें मन्नत मीरा जी के पास बैठी हुई दिखाई दी। उन्होंने मीरा जी से कहा, मीरा बहू, उसे केसर वाला दूध देते जा। इतना बोल दादी चेयर पर से उठी। वह सबसे पहले उठकर अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे मीरा जी भी गई, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ जो देना था। अब जाकर डाइनिंग टेबल का माहौल एकदम चिल टाइप हुआ, वरना जब तक दादी थी तो हर कोई शांति से खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल, काव्या, बाकी के सभी लोग बैठकर बातें किए। उसके बाद सब लोग अपने कमरे में आ गए। युग और मन्नत भी अपने कमरे में आ गए थे कि 5 मिनट के बाद रोमा उनका दरवाज़ा खटखटाई तो युग ने दरवाज़ा खोला तो रोमा हाथ में दूध लेकर खड़ी थी। रोमा ने कहा कि बड़ी मैम ने दूध भेजा है छोटी मैडम के लिए। युग ने उसके हाथ से दूध लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर लाकर टेबल पर रखा। मन्नत अपने नाइट गाउन पहनकर बाहर आई। उसका चेहरा तो अभी भी एकदम शांत था। युग ने उसे दूध पीने के लिए कहा। मन्नत ने साफ साफ मना कर दी कि उसे दूध नहीं पीना, क्योंकि अब उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मन्नत का इतना कहना कि युग हल्का मुस्कुराते हुए बोला, दादी की बातों को इतना सीरियस लेती हो तुम? युग का इतना कहना कि मन्नत घूरकर उसे देखी, जैसे कि दादी का पूरा गुस्सा अब वह युग पर निकाल देगी। मन्नत चुपचाप जाकर सोफे पर बैठी तो युग भी उसके बगल में आकर बैठा और बोला, ऐसे भी क्या कह दिया दादी ने जो इतना मुंह चढ़ाकर बैठी हो? युग का इतना कहना कि मन्नत रुआंसी आवाज़ में बोली, दादी की नज़रों में हमेशा मैं ही गलत हूँ। मैं तो सिर्फ सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरते नीचे गई, मैंने दादी को नहीं देखी और उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया। इतना बोल उसकी आंखों में हल्का आंसू आ गया। तो वहीं युग बड़े शांति से और प्यार से मन्नत से कहा, तो तुम मानती हो कि तुम स्पीड में सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे गई, इसलिए तो दादी ने तुम्हें चिल्लाया ना? इसमें दादी की तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। अच्छा हुआ कि दादी ने तुम्हें देखा और चिल्लाया। समझो दादी ने नहीं देखा होता और तुम इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ोगी उतरोगी तो कल को बच्चे को कुछ नुकसान हुआ तो? दादी ने तो तुम्हें कुछ नहीं चिल्लाया। सोचो मैं तुम्हारा क्या करूँगा। अब तो युग की धमकी सुन मन्नत सच में रोने लगी और वह युग के गोद में अपना सिर रख जोर से रोने लगी। उसको इतना रोता देख युग हंसते हुए उसके शोल्डर को पकड़ उठाने लगा और साथ ही साथ में उसे चुप भी करा रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मन्नत इतना ज़ोर से रोने लगेगी। सच में दादी के चिल्लाने से वह पहले से ही दुखी थी और युग ने उसे धमकी देकर और उसका दिल दुखा दिया। युग के चुप कराने से भी मन्नत चुप नहीं हो रही थी। युग ने ज़बरदस्ती उसका शोल्डर पकड़ के उसे ऊपर किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अब शांत हो जाओ। मन्नत चुप तो हो गई पर सिसकियाँ लेते हुए बोली, तुम और दादी एक जैसे ही हो, सिर्फ माँ ही अच्छी है। वह कभी मुझे चिल्ला के नहीं बोलती और ना ही मेरी कमियां निकालती हैं। पर दादी दादी तो हमेशा से मेरी गलतियां गिनाती रहती हैं। मैं कितना भी अच्छा खाना बनाऊं, वह कुछ न कुछ कमियां निकाल ही देंगी। युग हंसा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि दादी सिर्फ तुम्हारी गलतियां काउंट करती है, वह तो मॉम की भी गलतियां निकालती है। और काव्या तो उनके सामने से भी गुजरी तो भी भन भन करती रहती हैं। और सर्वेंट लोगों का तो पूछो ही मत। सबको अब उनकी बातें सुनने की आदत हो गया है। और अगर जिस दिन दादी कुछ नहीं बोलती, शांत रहती है, तो इस घर में ना पूरा सन्नाटा आ जाता है। उनकी आवाज़ अब सुनने की आदत पड़ गई है और अच्छा भी लगता है उनकी डांट सुनना, क्योंकि वह अच्छे के लिए ही चिल्लाती हैं। अगर तुम स्पीड में सीढ़ियाँ उतर कर नहीं गई होती तो तुम्हें नहीं चिल्लाती। तो वह जो कहती हैं तुम वही किया करो, ठीक है। मन्नत भी समझती थी कि दादी ने उसके भले के लिए ही चिल्लाई। अब वह एकदम से शांत हो गई और युग टेबल से ग्लास का दूध लिया और मन्नत को देते हुए कहा, देखा, उन्होंने ही तुम्हारे लिए दूध भिजवाया है। कितना भी गुस्सा कर लेने दो, उससे भी ज़्यादा वह प्यार करती हैं। अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती, इस कदर तुम पर चिल्लाती नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे के लिए चिल्ला रही थी। वह चाहती हैं तुम और हमारा बच्चा दोनों सही सलामत रहे। मन्नत अब एकदम चुप हो गई थी और युग के हाथ से ग्लास का दूध ले एक ही सांस में पूरा पी गई और ग्लास टेबल पे रख अपने उल्टे हाथ से होठों को साफ की। उसकी यह हरकत देख युग मुस्कुराया। युग उसकी बाहें पकड़ अपने गोद में बिठा लिया और उसके ऐसे बिठाने से मन्नत उसके सीने में चिपक गई। युग अपने एक हाथ से उसके बालों में फेरने लगा, जिससे मन्नत को अच्छा लग रहा था। वे दोनों इसी तरह काफ़ी देर तक सोफे पर बैठे रहे। युग उससे बातें किए जा रहा था और मन्नत उसके बातों का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर के बाद ही युग मन्नत को छेड़ते हुए कहा, क्या आज तुम्हारा दिल नहीं कर रहा कुछ करने के लिए? मन्नत को उसका सवाल ठीक तरह से समझ में नहीं आया, इसलिए वह वैसे ही उसके सीने में चिपकी हुई बोली, क्या? युग बोला, वही जो 2 दिन पहले तुम पाने के लिए बेकरार थी, तुम्हें रहा नहीं जा रहा था, तो क्या आज तुम्हें वह सब करने का मन नहीं है? अब जाके मन्नत को समझ में आया और वह अपनी उंगली उसके टी शर्ट के अंदर डाल के अपनी नेल्स चुभाते हुए बोली, नहीं, आज मेरा मन नहीं है। युग उसका चेहरा अपने से दूर किया और उसकी आंखों में देख मुस्कुराते बोला, और अगर मैंने तुम्हारा मूड बना दिया तो भी आज नहीं करना मुझे। मन्नत तुरंत बोली। युग उसे गोद में लिया, सोफे से उठा और बेड पर ले गया। उसे लेटाकर खुद बगल में लेट गया और उसके होठों को चूमने लगा। मन्नत ने उसे जरा भी अपने आप से दूर नहीं की, बल्कि आंखें बंद कर उसका साथ देने लगी। यूं ही किस करते करते युग ने अपने भी कपड़े उतारे और मन्नत के भी उतार दिए। अब दोनों की बॉडी एकदम नेक थी। युग हमेशा की तरह पहले उसके अंग अंग चूमा, फिर बड़े सेफ्टी के साथ इंटीमेट हो गया। अब पहले के जैसा तो 3-4 राउंड सेक्स तो नहीं कर सकता था। प्रेग्नेंट होने के नाते एक ही राउंड किया। 1 घंटा सेक्स करने से दोनों का मूड काफ़ी ठीक हो गया। मन्नत तो अब जाकर एकदम रिलैक्स हो गई। अब वह बहुत बहुत अच्छा फील कर रही थी। कुछ घंटे जो पहले जो उसका मूड इतना ऑफ था, अब एकदम हैप्पी हो गई। दोनों बिना कपड़े पहने ही बेड पर लेटे थे। आज युग उठा नहीं, जैसे कि वह हमेशा
फ्रेश होने वॉशरूम में जाया करता था। दोनों चिपक के लेटे थे। मन्नत एक हाथ से युग के चेस्ट पर धीरे धीरे नीचे कमर तक ले गई और बहुत ही धीरे उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, युग आज नहाया नहीं तुमने तो तुम्हें नींद कैसे आएगा? ये सुन युग अपने एक हाथ से उसके निप्पल को पकड़ धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, मेरा पूरा हीट बाहर नहीं निकला है क्योंकि एक राउंड में मुझे मज़ा नहीं आया। जब तक 3-4 बार ना करो तब बात लेने में अच्छा लगता है। युग का इतना कहना कि मन्नत उसके कमर में ही अपनी पूरी उंगलियां चुभाने लगी। उसका ऐसा करना युग को अच्छा लग रहा था। मन्नत बिना कपड़े में हो तो भला युग कैसे शांत रह सकता? वो भी मन्नत एक हाथ उसके बैक साइड पर फेर रहा था। मन्नत ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ी पर युग ने अपना हाथ नहीं हटाया। मन्नत बोली, युग बस भी करो अब नहीं। युग भी फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, ऐसे ही लेटी रहो और फील करो। अब मन्नत को भी सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वह एंजॉय करने लगी। दोनों के जिस्म पे कपड़े के नाम पर कुछ नहीं था। दोनों आपस में चिपके हुए लेटे थे। युग पैर से ब्लैंकेट को ऊपर लिया और ब्लैंकेट के अंदर ये सब काफ़ी देर तक चलता रहा। ऐसा नहीं था कि युग ही ये सब कर रहा था, बल्कि मन्नत भी उसके हार्डनेस को पकड़ खेलने लगी। ऐसे ही काफ़ी देर दोनों का चलता रहा। बिना कपड़े पहने दोनों ऐसे ही सो गए। वहीं दूसरे कमरे में मोनिका, वह जब से खाना खाकर अपने कमरे में आई थी तब से वह मन्नत के बारे में सोच रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह सारा अटेंशन खुद ही लेती है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा था कि दादी उसके भले के लिए ही चिल्ला रही थी। वहीं मीरा जी कंटिन्यू मन्नत मन्नत करती रहती हैं और जब से वह प्रेग्नेंट हुई है तब से तो हर किसी के जुबान पर उसी का नाम है। उसे तो आजकल पानी का गिलास तक लेकर कोई पीने नहीं दे रहा। जो देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि उसकी भाभी और भाई दोनों भी दिन भर मन्नत का जाप करते रहते हैं। मोनिका अपना लैपटॉप ले कुछ सर्च करने लगी और उसके लैपटॉप स्क्रीन पर मिसकैरेज के बहुत सारे टिप्स दिखाई देने लगे। वह बहुत ही आसान तरीके वाला टिप्स देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त एकदम घटिया वाला प्लान आने लगा और यह सब देखते देखते वह मुस्कुरा भी रही थी, जैसे कि वह अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। वह काफ़ी दिनों से शांत रही थी, पर अब उसके गंदे दिमाग में बहुत कुछ आने लगा क्योंकि दादी उसे चिल्ला रही थी। तब उसके दिमाग में बहुत कुछ प्लान आने लगा और वह अब लैपटॉप में सर्च करके अपना काम और आसान बना रही थी ताकि वह अपने प्लान में सक्सेस हो जाए और सारा इल्ज़ाम मन्नत पर आ जाए। मोनिका दिन ब दिन इतनी डेंजरस होते जा रही थी कि वह खुद को अच्छा प्रूफ करना और घटिया चाल में कामयाब होने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकती है। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद आखिरकार उसे बहुत सारे टिप्स मिल ही गए और वह बहुत सारा स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रख ली और लैपटॉप बंद करके वह खुद से बोली, सॉरी मन्नत, तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़की के साथ मैं पहली बार इतना परेशान और कमज़ोर खुद को समझने लगी हूँ, पर अब नहीं डियर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।